चलो आ जाओ। AS2 पढ़ रहे थे, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। पहले पूरा अब तक जो पढ़े वो रिवाइज करेंगे, फिर उसके आगे न्यू पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। AS2 में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री पढ़े थे। इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड दैट एसेट हेल्ड इन यूज फॉर, सबसे पहले क्या था, सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बोलो बराबर है क्या? यस। सेकंड क्या था, इन प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब WIP, मतलब काम अभी चालू है। और तीसरा क्या था, फॉर कंजम्पशन इन, कहाँ पे, या तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज सेल करने के लिए। बोलो बराबर है क्या? यस। अच्छा, उसके बाद तीन चीजों की बात किया था, कौन सी? मशीनरी स्पेयर, सर्विसिंग इक्विपमेंट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट। अगर ये तीनों AS10 में कवर नहीं हुआ तो कहाँ आएगा, AS2 में। लेकिन अगर तीनों AS10 में कवर हो रहा है तो AS10 में ही जाएगा, AS2 से भूल जाओ। बोलो बराबर है क्या? यस। अच्छा, उसके बाद क्या पढ़े थे, एक्सक्लूजन पढ़े। क्या पढ़े? एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन में सबसे पहले पढ़े AS7 क्या है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। बोलो बराबर है क्या? AS7 क्या है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का WIP कहाँ पे डिफाइंड है, AS7। तो उसके लिए क्या रेफर करूंगा, AS7, तो अपन AS2 से एक्सक्लूड कर देंगे। बोलो बराबर है क्या? यस। लेकिन वही कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का रॉ मटेरियल वहां पे डिफाइंड है क्या, नहीं। तो रॉ मटेरियल, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के रॉ मटेरियल के लिए क्या रेफर करूंगा, AS2। बोलो बराबर है क्या? यस। अच्छा, उसके बाद सेकंड था वर्क इन प्रोग्रेस इन केस ऑफ सर्विसेज। अब सर्विस के केस में वर्क इन प्रोग्रेस को क्लासिफाई कर सकता क्या, नहीं। मैंने तुमको बोला था इसके लिए जितना काम हुआ उसके अकॉर्डिंगली अपन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं, AS9 के हिसाब से वो AS9 में सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो, सर्विस या इसके केस में क्या वर्क इन प्रोग्रेस आएगा क्या, नहीं। तो ऑब्वियसली अपन उसको क्या कर दे रहे, एक्सक्लूड कर दे रहे। बोलो बराबर है क्या? यस। नेक्स्ट क्या है, देखो ध्यान दो। थर्ड था शेयर्स, इन्वेस्टमेंट या कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो मैं एज अ स्टॉक इन ट्रेड होल्ड कर रहा हूं। अब एज अ स्टॉक इन ट्रेड होल्ड कर रहा हूं तो उसके ऊपर AS13 इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। मैंने तुमको बताया डिटेल में, उसके ऊपर AS2 भी नहीं लगता। उसके लिए फिर रूल क्या है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। फेयर वैल्यू क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे मैं NRV निकाल सकता था क्या, नहीं। इसलिए मैंने क्या ले लिया, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। बोलो बराबर है क्या? यस। ठीक है। उसके बाद लास्ट है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ये केस में एक बात बताओ, NRV हमेशा हायर रहेगी और कॉस्ट बहुत ज्यादा कम रहने वाली है क्या, यस। इसलिए ये केस में दिक्कत ये आती थी, अगर मैं कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर लूं तो हमेशा ऑब्वियसली क्या लोअर आएगी, कॉस्ट, क्योंकि इसमें कुछ भी खर्चा है ही नहीं। इसलिए इसने क्या बोला हुआ है, अपन इसको एक्सक्लूड करेंगे और इसको डायरेक्टली किस पे वैल्यू करेंगे, NRV, मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे। बोलो यहाँ तक पढ़े थे क्या, बोलो रे, पक्का, जमा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो, टाइप ऑफ इन्वेंटरी जो समरी क्लासिफिकेशन है एक बार देख लेना क्विकली। सबसे पहले दो तरीके के कंसर्न रहेंगे, एक तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और दूसरा ट्रेडिंग कंसर्न। व्हाट डज मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, जो रॉ मटेरियल लेके कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो मेरे लिए क्या हो गई, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। बोलो बराबर है क्या? यस। अच्छा, दूसरा क्या रहेगा, ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न मतलब क्या, जो एज इट इज गुड्स लेके आ रहे हैं और सेल आउट कर रहे हैं। अब देखो, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स, ये तीनों भी इन्वेंटरी रहेगा क्या, यस। एडिशनली और ये तीनों के अलावा क्या रहने वाला है, एक तो अदर स्टोर्स, यानी कोई भी स्टोर्स का इक्विपमेंट है या फिर स्पेयर पार्ट्स है या फिर पैकिंग मटेरियल है, ये सबको भी मैं क्या बोलूंगा, इन्वेंटरी बोलूंगा क्या, यस। अच्छा, ऐसी कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जहाँ पे WIP इन्वेंट्री का में काउंट नहीं होगा, AS7 या फिर सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कौन सी है, AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, जो फ्लैट वगैरह मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्या वो उसको मैं एक्सक्लूड कर दूंगा क्या, यस। अच्छा, ठीक है। ट्रेडिंग कंसर्न में दो आएंगे, ट्रेडेड गुड्स मतलब क्या, जो मैं लेके आया और एज इट इज सेल आउट किया। बोलो वो तो मेरे लिए इन्वेंट्री का पार्ट रहेगा। और क्या है, क्या अगर मैं स्टेशनरी ऑर्डर या पैकिंग मटेरियल लाके रखूं, क्या अभी ये भी मेरी इन्वेंट्री का पार्ट होगा क्या, यस। अच्छा, यहाँ पे समरी में थर्ड सर्विस इंडस्ट्री नहीं दिया। सर्विस इंडस्ट्री में क्या रहेगा, जो भी चीजें मैं सर्विस देने के लिए कंज्यूम कर रहा। बोलो बराबर है क्या? सपोज मैं तुमको सर्विस देने के लिए माइक का मेरे पास बहुत स्टॉक पड़ा हुआ है, मेरे को हर 10 दिन में माइक चेंज करना पड़ता, क्या वो माइक भी मेरे लिए इन्वेंट्री का पार्ट रहेगा क्या, यस। बोलो, जमरा पक्का, क्लासिफिकेशन समझा, सिंपल चीज, डेफिनेशन पे स्ट्रिक्ट वर्ड्स रहो। डेफिनेशन में जो चीज बोला वो चीज इन्वेंट्री है, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। बोलो बराबर है क्या? यस। चलो आ जाओ, अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना। अब अपन रीजंस पढ़ने वाले कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्यों करना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हर बार मैं एक, मेरी फेवरेट पर्सन है, एनीवन गेस कौन है फेवरेट,
हाँ, निर्मला सीतारमन। ठीक है। माय पर्सनल फेवरेट पर्सन कौन है? निर्मला सीतारमन मालूम है क्या? फाइनेंस मिनिस्टर। फोटो देखेंगे ना फिर वैसे। उसकी याद आई तो उसकी फोटो देखनी पड़ती है सर। पहले मैं इसको ताई बोलता था, बाद में बच्चे ऑफेंड होने लग गए, इसलिए हम बाई बोलता था, अब ताई बोलता हूँ। ताई मतलब अपने से बड़ी। देखो, तो मेरी मोदी जी से स्पेशल रिक्वेस्ट थी, ऐसे मेरी ऐसे दिल से इच्छा थी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ताई के पास ही रहनी चाहिए। और मोदी जी के ये टर्म में भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ताई के पास ही थी। ठीक है, अभी आएंगे ताई, अभी क्या आने वाला है, बजट आने वाला है। अच्छा, तुमको पता है क्या? इलेक्शन के साल में, मतलब जब प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं वो साल में दो बार बजट आता है, एक प्री इलेक्शन और एक पोस्ट इलेक्शन। अब की बार भी ऐसे ही होगा, प्री इलेक्शन एक बजट आया था, अभी 26 शायद से 26-27 तारीख को पोस्ट इलेक्शन बजट है। वो इलेक्शन में बजट कौन लेके आता? फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब अपनी ताई। बोले बराबर है क्या? यस। अब मैं एक चीज बताता, ताई को है ना हर चीज से दिक्कत है, हर चीज में दिक्कत है। ऐसा कोई तो भी रहता ना, बड़े बड़े पेरेंट्स, देखो कुछ भी करो तुमको दिक्कत उनको रहेगी। या अपने कोई रिश्तेदार रहते हैं ऐसे, कितना भी कर लिए वो कुछ तो भी ऐसे नुस्ख निकाल के ही जाएंगे। घर पे कुछ खाना खाने को आए, ठीक है, खा रहे, सब कुछ खा लिए कर लिए, जाते टाइम बोलेंगे इसमें नमक कम रह गया था, या इसको थोड़ा ना ऐसा बनाते थे ना तो ज्यादा अच्छा बना, अरे तू ही बना लेता। ठीक है। तो ताई को हर चीज में दिक्कत है। सबसे पहली चीज ताई को क्या चाहिए? टैक्स। बोलो बरोबर है। अच्छा, टैक्स किससे भरते लेकिन? प्रॉफिट पे। टैक्स किस पे भरेंगे? प्रॉफिट। यानी ताई क्या बोलेंगे, सही प्रॉफिट चाहिए या गलत? सही प्रॉफिट चाहिए, ताकि मेरे पास सही सही टैक्स का अमाउंट आना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान देना, हाउ डज क्लोजिंग इन्वेंट्री कैन अफेक्ट द प्रॉफिट, ध्यान दो चलो। अरे बाप रे। देखो, सपोज ये मेरा P&L। अच्छा, अब तुम बड़े हो गए। अब जब बड़े हो गए मतलब फाउंडेशन से इंटर में आ गए, तो इंटरमीडिएट में ट्रेडिंग अकाउंट ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि जब कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते ट्रेडिंग P&L इज वन एंड सेम। ठीक है। तो इसलिए मैं जब भी बोलूंगा P&L, आई अज्यूम इट ट्रेडिंग P&L। ठीक है, मैं बोलते टाइम से P&L बोलता हूँ, आई एम अज्यूमिंग इट इज अ ट्रेडिंग P&L। ठीक है। तो ये P&L अकाउंट है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय सेल्स। सपोज सेल इज 10 lakhs। इधर क्या आ जाएगा? टू परचेस। कितना आ जाएगा? सपोज इट इज 7 लाख। अब यहाँ पे दो चीजें मिसिंग है, क्या क्या? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखता है एक बार बताओ? परचेस के ऊपर। अरे कौन से साइड रहेगा इतना, मतलब ऐसा इसके ऊपर। कभी परचेस ही नहीं रहा तो फिर किसके ऊपर? तो डेबिट साइड। किस कौन से साइड? डेबिट साइड। ये है डेबिट, ये क्रेडिट। टी फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग टेबल, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, भूल गए क्या? ठीक है। तो टू ओपनिंग स्टॉक, सपोज 2 लाख है। ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय क्लोजिंग स्टॉक, सपोज इट इज 3,50,000। तो एक बात बताओ, टू प्रॉफिट कितना आएगा? किसी के पास भी कैलसी नहीं दिख रहा बेंच पे? भूल गए क्या कैलसी को? 4,50,000। हाँ, चलो सब लोग कैलकुलेट करो। ओ पंडित जी, कैलसी निकालो, कैलकुलेट करो। पहले दिन तो आए आज।
क्या हुआ? कैल्सी नहीं है? क्या हो गया? नया कैल्सी? क्या बात है, पार्टी। हाँ, कितना आया? 4,50,000? क्या इतना आया क्या, बोलो रे? यस। अब देखो, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर सपोज मैं ये 350 का क्लोजिंग स्टॉक कर दूं 450, तो प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट होगा बताओ? बोलो। क्यों 1 लाख से बढ़ेगा प्रॉफिट, क्यों? क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा मतलब प्रॉफिट क्यों? लुका पैसियोली भूल गए क्या? लुका पैसियोली चिच्चा को, चिच्चा क्या बोलते थे? डेबिट और क्रेडिट की टोटल इक्वल रहनी चाहिए। बोलो बराबर है। अब यहाँ पे देखो, मैंने क्रेडिट साइड को 1 लाख से बढ़ा दिया, तो डेबिट साइड भी कुछ ना कुछ 1 लाख से बढ़ेगा। अच्छा, प्रॉफिट मेरा क्या है? बैलेंसिंग फिगर है, तो ऑब्वियसली 1 लाख से क्या बढ़ जाएगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्या बोलो रे? यस। यानी क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 5,50,000। बोलो बराबर है क्या? यस। पक्का। नेक्स्ट ध्यान दो। मेरा 350 का क्लोजिंग स्टॉक था, सपोज ये हो गया 2,40,000। अब प्रॉफिट कितना आएगा बोलो? बोलो। बोलो कितना आ जाएगा? 3,40,000 आया क्या? यस। क्या हुआ देखो, मैंने क्लोजिंग स्टॉक कम किया, क्लोजिंग स्टॉक कम किया तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी क्या हो गया? कम हो गया। क्यों हुआ ऐसा? वापिस से मैंने क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड था, क्रेडिट साइड की टोटल को कम किया, तो क्या डेबिट साइड की टोटल भी कम होगी क्या? यस। अच्छा, डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर क्या था मेरा? क्लोजिंग स्टॉक। तो डेबिट साइड एडजस्टमेंट किस में से हो गई? क्लोजिंग स्टॉक में से एडजस्ट हो गई, और क्लोजिंग स्टॉक सॉरी डेबिट साइड प्रॉफिट में से एडजस्ट हो गया, और प्रॉफिट की अमाउंट कम हो गई। क्या बोलो रे? यस। यानी एक चीज सिंपल समझ में आ रही, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। डायरेक्ट रिलेशन क्यों है? क्योंकि देखो, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा तो प्रॉफिट कम हो रहा। यानी क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। बोलो बराबर है क्या? यस। इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से एमसीक्यू में अगर आईसीआई चाहे तो ये पूछ सकता। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें अपन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ते हैं, तो ध्यान देना। क्लोजिंग स्टॉक का कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। डायरेक्ट रिलेशन मतलब क्या? अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड है। एक है डेबिट, दूसरी है क्रेडिट। क्रेडिट साइड बढ़ी तो डेबिट साइड भी बढ़ेगी, क्रेडिट साइड कम तो डेबिट साइड भी कम। बोलो बराबर है? बोलो जमा। यस। चलो ये एग्जांपल है ना, लिख लो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग में नोटबुक में। हेडिंग दो, क्लोजिंग स्टॉक हैज डायरेक्ट रिलेशन विथ प्रॉफिट। चलो, पीछे लास्ट पेज पे एएस के लिख रहे हैं ना लिस्ट। एएस कौन से? एएस टू कौन सा है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। एएस 7 पढ़े क्या है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। एएस 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। एएस 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इतने एएस तो आ गए थे शायद से। 13 भी आए। एएस 13 इन्वेस्टमेंट्स। बोलो बराबर है क्या? यस। चलो।
दिख रहे हैं। और 2-3 कलर के पेन रखते जाओ, थोड़ा इन्वेंटरी पे खर्चा करो तुम्हारी, मतलब पेन्स वगैरह पे। अच्छा, इंटरमीडिएट में हर मंथ मंथ एंड पे अटेंडेंस तुम्हारी चेक होगी, और अगर कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट पूरे मंथ में प्रेजेंट है तो उसको मंथ एंड के बाद कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, चॉकलेट नहीं रे। 5 है, ये बहुत ज्यादा हो गया। कुछ तो इन्वेंट्री जो तुम्हारे को काम आए। पैसा पैसा करता है, पैसे पे क्यों मरता है। कितने लोगों को नोट्स नहीं मिले? है कुछ फ्यू, मिल जाएंगे आज, बोल दिया। चलो हुआ। अभी क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशन था, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखना। सेम P&L, अब इधर ध्यान दो। सेम एग्जांपल यहाँ पे टू प्रॉफिट कितना आ जाएगा बोलो। सेम पहले कैसा कितना आया था, 350 था क्या, 450। तो 450 का आ गया प्रॉफिट, बोलो बराबर है। अच्छा, अब ध्यान देना, पहले केस में मैं क्या चेंज कर रहा था, क्लोजिंग स्टॉक चेंज कर रहा था, बोलो बराबर है। अब के केस में मैं क्या चेंज करूंगा, ध्यान देना, मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना था, 2 लाख। अगर सपोज मैं ये ओपनिंग स्टॉक को 2 लाख की जगह पे कर दूं 3,50,000, अब मेरा प्रॉफिट क्या आएगा, एक बार निकालो जरा, बोलो। अब एक बार बताओ, ये साइड की टोटल तो सेम रही, यानी क्रेडिट साइड इज अ कांस्टेंट, लेकिन डेबिट साइड में एक अमाउंट बढ़ गई। अब इसको सेट ऑफ करने के लिए मैं कहां से पैसे ले लूंगा, बैलेंसिंग फिगर से, क्योंकि ये प्रॉफिट क्या था मेरा, बैलेंसिंग फिगर, बोलो बराबर है क्या, यस। अब देखो, अपने चिच्चा बोलते थे डेबिट और क्रेडिट की टोटल इक्वल रहनी चाहिए, बोलो बराबर है क्या, यस। अगर डेबिट और क्रेडिट की टोटल मेरे को इक्वल रखना है, तो इक्वल रखने के लिए डेबिट साइड भी सेम ही रहेगी क्रेडिट के जितना, लेकिन क्रेडिट में तो कुछ चेंज नहीं हुआ, और डेबिट में एक पर्टिकुलर अमाउंट बढ़ गया। तो उसको सेट ऑफ करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, जो मेरा बैलेंसिंग फिगर है, यानी कि प्रॉफिट, बोलो बराबर है क्या। अब यहाँ पे देखो, ये अमाउंट बढ़ गया, अब मेरे को इसको कंपनसेट करना है, तो ये अमाउंट क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, बोलो बराबर है क्या। कितने से कम कर दूंगा, यहाँ पे कितने से बढ़ा, 1,50,000 से बढ़ा, तो इसको 1,50 से कम कर दो, तो कितना आ जाएगा, 3 लाख। देखो क्या 3 लाख से टैली हो रहा है क्या, 3,50, 7,3,10 और 3,50 मैच हो रहा क्या, यस। यानी क्या समझा, जब मेरा ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो रहा, बोलो बराबर है। अच्छा, वही सिनेरियो में अगर सपोज मैं ये 2 लाख को कर दूं 1,50,000, अब ये सिनेरियो में क्या होगा, प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो, मेरी डेबिट साइड एक अमाउंट कम हो गई, लेकिन मेरे को टोटल सेम रखनी है, तो मैं बैलेंसिंग फिगर बढ़ा दूंगा, यानी यहाँ पे 450 की जगह कितना हो जाएगा,
5 लाख, देखो मैच हो रहा है 1.5 लाख प्लस 7 प्लस 5 लाख, क्या 13,85 आ रहा क्या? यस। यानी एक चीज समझ में आ रही, मेरा ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट का कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। बोलो बरोबर है क्या? यस। यानी ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट का कैसा रहेगा? इनवर्स रिलेशन। तो वही हेडिंग देना, ओपनिंग स्टॉक हैज इनवर्स रिलेशनशिप विथ प्रॉफिट। चलो चलो एक टिप दूं, क्या दूंगा? इन रियलिटी में फ्रॉड्स कैसे होते हैं, ठीक है? कितनों को ऐसा फ्रॉड करना है कभी कुछ? हाँ, कोई तो भी ऐसा रहता। मेरी भी इच्छा थी ऐसे फ्रॉड करना, और तुम आज हाथ नहीं उठा रहे, लेकिन कल को चल के तुम भी जब आर्टिकलशिप में जाएंगे, सीए बनेंगे, छोटा मोटा ही सही, 1% ही सही, कुछ तो भी फ्रॉड करेंगे। अब सपोज तुम कोई आर्टिकलशिप करने गए मिड साइज फर्म में, तो मिड साइज फर्म में क्लाइंट है ना ऐसे छोटे मोटे रहते जिसकी बैलेंस शीट अपन खुद बनाते। अब प्रॉब्लम क्या है पता है? सपोज तुमने क्लाइंट का प्रॉफिट निकाला 10 लाख, लेकिन वो बोल रहा सर नहीं, मेरे को 8 लाख प्रॉफिट तक का ही मैं टैक्स भर सकता। क्या बोल रहा? उसको कितना प्रॉफिट चाहिए? 8। तुम्हारे हिसाब से कितना आ रहा? 10। अब वो तो बोलेगा नहीं नहीं सर, आप कुछ भी एडजस्टमेंट करो। या फिर सपोज तुम लोग रहे, तो तुम्हारे को आगे बोला मैडम प्लीज, हाथ जोड़ता, मेरे पास बच्चे हैं, मेरे घर में पैसे भी नहीं है, प्लीज 2 लाख से प्रॉफिट कम करो, टैक्स मैनेज करो। ऐसा हाथ पैर जोड़ के रोने लग जाएगा। तुमको दया आएंगी ना उसके ऊपर ऐसे कि ठीक है चलो इतना बोल रहा, कुछ से एडजस्टमेंट करेंगे। तो आज मैं तुमको सिखा दे रहा है ऐसे टाइम पे एडजस्टमेंट कैसे करना। सिंपल चीज बताओ, क्लोजिंग स्टॉक जाना 2 लाख से कम, क्लोजिंग स्टॉक कम तो प्रॉफिट कम, ऑटोमेटिकली तुम्हारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। और इन रियलिटी सही बता रहा, 60 से 70% ऑफिस में, नांदेड़ में भी यही चीज फॉलो होती। 60 से 70% जगह पे अगर प्रॉफिट एडजस्टमेंट करना रहता और कुछ भी ऑप्शन नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, तुम बोलेंगे सर सेल्स कम कर देना। सेल्स कम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जीएसटी में ऑलरेडी टर्नओवर जा चुका है, तो सेल्स को छेड़ नहीं सकते। परचेस को छेड़ नहीं सकते क्योंकि वो तो दूसरों से खरीद के लाए, उसके लिए तुमको बिल्स चाहिए, परचेस कैसे बढ़ा देंगे? तो व्हाट इज द सिंपलेस्ट तरीका? क्लोजिंग स्टॉक कम कर दो। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर प्रॉफिट कम बढ़ना है क्लोजिंग स्टॉक कम कर दो। अच्छा, तुम बोलेंगे सर पकड़े गए, तो पकड़े भी नहीं जाओगे, क्योंकि सपोज कोई इनकम टैक्स ऑफिसर आया, उसको 31 मार्च का वैल्यूएशन चाहिए, कैसे निकालेगा उन्होंने? 31 मार्च को थोड़ी ना जाके देख सकता आप। तुम बोलना नहीं, अब सपोज ये 350 है, बोल रहा नहीं 250 ही था, कैसे प्रूफ करेंगे तुम 350 था 31 मार्च को? तो मतलब यहाँ पे अपना फ्रॉड पकड़े हुए। कितनी भारी टिप दे दिया देखो, टैक्स सेविंग टिप्स। आज के आज अगर तुम्हारे घर वाले ज्यादा टैक्स भर रहे रहेंगे ना, बोलना पप्पा लाओ बैलेंस शीट बताओ, और बोलना ये 1 लाख से प्रॉफिट कम कर सकते हैं अपन, तुम क्लोजिंग स्टॉक कम कर दो। तुम्हारे घर वालों को लगेगा क्या सीख के आ गए ऐसा। रियलिटी में बता रहा, ये सब चीजें मैं बोलता ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ सब्जेक्ट विच इज मोस्ट रियलिस्टिक, और जिसकी एप्लीकेबिलिटी हर जगह है, छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन में और बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी। तो सिंपल ट्रिक है, प्रॉफिट कम करना है क्लोजिंग स्टॉक कम कर दो, प्रॉफिट बढ़ाना है क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दो। सर ओपनिंग स्टॉक में ये क्यों नहीं कर सकते?
क्योंकि वो पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहा, इसलिए तुम ओपनिंग स्टॉक को चेंज कर सकते क्या? नहीं, क्योंकि वो कहां से कैरी फॉरवर्ड होते आ रहा था? पिछले साल, यानी वहां पे तुम्हारे पास चेंज करने का ऑप्शन है नहीं। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में चेंज करने का ऑप्शन है क्या? डेफिनेटली यस। बोलो बराबर है क्या? चलो आ जाओ, तो इधर ध्यान, बहुत ही फोन आ रहा है आज, साइलेंट, इधर ध्यान दो, आ जाओ। तो अरे अरे, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम की इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले क्या है? इम्पैक्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे कुछ चीजें का कैसे इम्पैक्ट होगा, देखो ध्यान देना। इट हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। करेक्ट वैल्यूएशन का डायरेक्ट किस पे इम्पैक्ट होगा? प्रॉफिट या लॉस पे। अगर देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेट हुई, व्हाट डज मीन बाय ओवरस्टेट? ज्यादा बढ़ा के दिखाए, तो प्रॉफिट तुम्हारा क्या होगा? नेट इनकम विल बी ओवरस्टेटेड, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के साथ कैसा रिलेशन था? डायरेक्ट रिलेशन था। कैसा रिलेशन था? डायरेक्ट। वही ओपनिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेट हुई, मतलब बढ़ा के दिखाई। ओपनिंग इन्वेंट्री का प्रॉफिट के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्स। तो ओपनिंग इन्वेंट्री के साथ ओपनिंग इन्वेंट्री बढ़ा के दिखाए तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम, मतलब अंडरस्टेट होगा। क्या? यस, अंडरस्टेट करना मतलब क्या? कम करना। ओवरस्टेट करना मतलब बढ़ा देना। बोलो बराबर है क्या? यस। क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडरस्टेट मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री कम दिखाए तो प्रॉफिट भी क्या होगा? कम होगा। क्या बोलो रे? यस। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री कम दिखाए तो प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ के आएगा, क्योंकि क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। बोलो जमा क्या? यस। यानी क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ रिलेशन जमा। यस। कैसा रिलेशन है? क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा। ज्यादा को क्या बोलते हैं अपन? ओवर स्टेटेड। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक कम तो प्रॉफिट कम। कम को क्या बोलते हैं? अंडर स्टेट। बोलो बराबर है। ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा तो प्रॉफिट कम, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। यस। अच्छा, ज्यादा को ओवर स्टेट, कम को अंडर स्टेट। ओपनिंग इन्वेंट्री कम तो प्रॉफिट ज्यादा। बोलो बराबर है क्या? अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेटेड तो प्रॉफिट ओवर स्टेटेड। बोलो बराबर है क्या? यस। जमा यहाँ तक। चलो। हाँ। यस। अगले साल का नहीं ना। एक चीज बताता, देखो इट डिपेंड्स ऑन योर परचेस। अगर सपोज मेरे पास रियलिटी में मैं बोल रहा मेरे पास 10 स्टॉक है, ठीक है, 10 स्टॉक में से मैं बोल रहा ये 10 स्टॉक की वैल्यूएशन 4 लाख है, या ये 10 स्टॉक की वैल्यूएशन 3 लाख है, तो 3 लाख हो गया। अब ये 1 लाख का प्रॉफिट कब बुक होगा? जब रियलिटी में सेल्स होगी, जब वो इन्वेंट्री सोल्ड आउट होगी, तब डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग कभी ना कभी तो होगी। यानी तुम क्लोजिंग स्टॉक छेड़ के हमेशा के लिए प्रॉफिट नहीं गायब कर सकते। तुम खाली क्लोजिंग इन्वेंट्री छेड़ के क्या कर सकते? प्रॉफिट को डेफर कर रहे। डेफर कर रहे मतलब इस साल का अगले साल ढकल दिया। ऐसा नहीं होगा तुमने क्लोजिंग स्टॉक कम कर दिया और मतलब ऑटोमेटिक ओपनिंग स्टॉक कम हो रहा। लेकिन फिर प्रॉफिटेबिलिटी कब बुक होगी? जब वो वाला पर्टिकुलर स्टॉक सोल्ड हो जाए। अब सपोज तुमने कोई 4 लाख की चीज को 3 लाख बताया और वो चीज बिकी 10 लाख में, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 7। लेकिन अगर वही 4 लाख की चीज को 4 बताते, 10 में सोल्ड करता, तो प्रॉफिट कितना होता? 6 लाख। यानी वो प्रॉफिट बुक होगा, लेकिन कब बुक होगा? जब वो इन्वेंट्री सेल हुई। लेकिन वैसा बोलते ना, फिर अगले साल फ्रॉड कर लेना, वही कहानी है। वैसा बोलते ना, गोल गोल रानी, गोल गोल रानी, बस वैसे ही है कॉन्सेप्ट, गोल गोल घूमते रहेगा। ठीक है। इस साल प्रॉफिट कम करना है, क्लोजिंग स्टॉक कम करो, अगले साल भी सेम, अगले साल भी सेम, वो ऐसा रघुकुल रीत सदा की चली आई, ऐसा है। हर साल क्लोजिंग स्टॉक को छेड़ते जाओ। और एक साल क्या करते मालूम है? 5 साल तक ऐसा चलते रहा। अब कुछ इन्वेंट्री मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में है, ठीक है, मैं आखिरी दिन क्या बोलता, मेरी 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री जल गई, खराब हो गई, खत्म हो गया किस्सा, वही खत्म, कहानी दफन हो गई। ऐसा है। हाँ, रियलिटी में एक चीज बता रहा, रियलिटी में ये सब चीजें होती है। ठीक है। तो वो बोलते ना, तुम मासूम दुनिया नहीं है। ठीक है। तुम भी जब आर्टिकल शिप में जाएंगे तुम भी यही सब चीजें करेंगे, लेकिन करना मत।
ताई का सोचना, करना मत। अरे सच में बोल रहा, ताई का सोचना। ताई को चाहिए पैसा, बेचारी ताई तुम्हारा इंतजार कर रही रहेंगी। ठीक है, चलो आ जाओ। अब नेक्स्ट क्या बोलता हूं, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्यों करना है मेरे को, तो ध्यान देना। कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 पार्ट 1 में बोला हुआ है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड शुड बी डिस्क्लोज टू द इन्वेंट्री हेल्ड बाय कंपनीज। कंपनीज कैसे इन्वेंट्री कर रही है वो मेथड बतानी है क्या, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये शेड्यूल 3 पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ है कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की मेथड मेरे को क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी है। बोलो बराबर है क्या। अच्छा, शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट पूरा कंपनीज फाइनल अकाउंट, यहाँ पे पूरा एक चैप्टर है। तुम अब तक फाउंडेशन में कौन सा वाला फाइनल अकाउंट पढ़े थे, प्रोप्राइटरी फॉर्म या पार्टनरशिप फॉर्म का। अब यहाँ पे तुम पढ़ने वाले कंपनीज का, यानी तीनों भी तुम्हारे सिलेबस में कवर अप हो गया। ठीक है, जनरली ऐसा था पिछली वाली बैच को पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि उनके फाउंडेशन में भी नहीं था और इंटर में भी नहीं हुआ। लेकिन तुमको इंटर में फाउंडेशन में ऑलरेडी पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर हो चुका है, बचा सिर्फ कंपनीज का, वो यहाँ पे है, मतलब इंटरमीडिएट के सिलेबस में। बोलो बराबर है, यस। चलो अब सर इन्वेंट्री वैल्यूएशन किस पे करना है, कौन सी अमाउंट पे। तो एक बात बताओ, अब तक अपन ने फाउंडेशन में इन्वेंट्री वैल्यूएशन की कुछ तो भी टेक्निक पढ़े थे, क्या पढ़े थे, किस पे करते अपन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। बोलो बराबर है कि अब तक अपन इन्वेंट्री वैल्यूएशन किस पे करते थे, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एक बात बताओ, विच एवर इज लोअर ये वाली टर्मिनोलॉजी क्यों आई, सबसे पहली चीज तो ये बढ़ते, ठीक है, ध्यान देना। अभी तक तो अपन क्वेश्चन बैंक स्टार्ट भी नहीं करे, आराम आराम से करेंगे, कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, पहले एक एक चीज समझ के लो। सबसे पहली चीज अब तक अपन सीखे इन्वेंट्री वैल्यूएशन कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर पे करते, तो वाई कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर, तो ध्यान देना। अगर सपोज कोई मेरा स्टॉक है जिसकी कॉस्ट है 10 लाख और उसकी एनआरवी, एनआरवी मतलब क्या, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब सेल करूंगा तो कंपनी को कितने पैसे आएंगे, वो क्या हो गई, एनआरवी। तो अब यही स्टॉक की एनआरवी है सपोज 12 लाख, यानी एक चीज क्या है, मैं 10 लाख की चीज कितने में बेच सक रहा, 12 लाख में। अब एक चीज ध्यान देना, ये मेरा पी एंड एल है, सपोज यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है 5 लाख, परचेज 7, सेल 10 और क्लोजिंग स्टॉक 4। अब ध्यान देना, अगर ये 4 लाख कॉस्ट पे, किस पे 4 लाख, कॉस्ट पे, तो प्रॉफिट कितना आएगा, एक बार ध्यान दो तो, प्रॉफिट कितना आ रहा, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आया क्या, बोलो रे, यस। लेकिन मैं बोल रहा ये 4 लाख की नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 6 लाख। क्या बोल रहा है, 4 लाख की नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, 6 लाख। तो अगर मैं इसको 6 लाख पे वैल्यूएशन करूं तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, 4। बोलो बराबर है क्या, अगर मैं इसको 6 लाख पे वैल्यूएशन करूंगा तो प्रॉफिट कितना आएगा, 4। यानी अननेसेसरीली अनड्यू मैंने 2 लाख से प्रॉफिट बढ़ा दिया। लेकिन एक बात बताओ, क्या वो प्रॉफिट अब तक रियलाइज हुआ क्या, नहीं। क्यों रियलाइज नहीं हो, क्योंकि इन्वेंट्री बिकी नहीं, इन्वेंट्री बिकी नहीं, फिर भी मैंने नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर रियलाइज कर दिया। अच्छा, एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट था, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता था, लॉस हुआ तो इमीडिएटली रिकॉर्ड करना है, लेकिन प्रॉफिट जब रियलाइज होगा तब। ठीक है, जब होगा तब, अब इससे भारी टर्म गया है, जब रियलाइज होगा तब। बोलो बराबर है, यानी अनरियलाइज प्रॉफिट कभी भी अपन रिकॉर्ड करते हैं क्या, नहीं। लेकिन अनरियलाइज लॉसेस अपने को रिकॉर्ड करना है क्या, यस, क्योंकि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि सेफर साइड चलना है। लॉस हो रहा तो बुक करते चलो, प्रॉफिट हुआ तो जब हुआ तब करेंगे। तो यहाँ पे 2 लाख का प्रॉफिट अनरियलाइज था, अनरियलाइज था, इसलिए प्रॉफिट बुक होना चाहिए क्या, नहीं। इसलिए अगर एनआरवी ज्यादा है तो उसको कर दो इग्नोर, वैल्यूएशन करेंगे कॉस्ट पे। बोलो बराबर है, यस। लेकिन सपोज वही बोल रहा मैं, ये 4 लाख की कॉस्ट है, इसकी एनआरवी है 3 लाख, कितनी है इसकी एनआरवी, 3 लाख। तो अब
ये केस में मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ध्यान देना, 1 लाख आ जाएगा क्या, बोलो रे यस। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को 3 पकड़ू तो प्रॉफिट कितना आएगा, 1। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, प्रॉफिट 2 लाख से 1 लाख हो गया, मतलब 1 लाख से कहीं ना कहीं मेरा लॉस बुक हुआ क्या, यस। और लॉस क्यों बुक हुआ, क्योंकि मेरी कितने की चीज थी, 4 लाख की चीज थी, लेकिन मैं सेल आउट कितने में कर पाऊंगा, 3। यानी कहीं ना कहीं डेफिनेट 1 लाख का अनरियलाइज्ड लॉसेस है क्या, यस। और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या बोलता था, लॉस हुआ तो बुक होना चाहिए क्या, यस। अब देखो विच एवर इज लोअर करके मैंने कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर सेलेक्ट किया, लोअर में आ गया एनआरवी। एनआरवी लोअर पे बुक करने की वजह से मेरा लॉस ऑटोमेटिकली बुक हुआ क्या, यस, मेरा लॉस ऑटोमेटिकली बुक हुआ। हमेशा याद रखना इन्वेंट्री में तुमको प्रॉफिट या लॉस बुक करना है कभी भी, तो उसके लिए अलग से एंट्री पास ऑन करने की जरूरत नहीं है। इन्वेंट्री में लॉस बुक करना है, डायरेक्टली इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कम कर दो, क्या ऑटोमेटिक लॉस बुक हो जाएगा क्या, यस। क्योंकि ऑब्वियसली अगर इन्वेंट्री कम तो इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री कम तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। यानी कभी भी इन्वेंट्री के लिए अलग से तुमको लॉस की स्पेशल एंट्री पास ऑन करने की जरूरत है क्या, नहीं। क्यों स्पेशल एंट्री पास ऑन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा अपन क्या ले रहे हैं, विच एवर इज लोअर ही लेने वाले। और ऑब्वियसली इसका ऑटोमेटिक इंपैक्ट किस पे जाएगा, प्रॉफिट पे, बिना कुछ करे। इसलिए हमेशा अपन क्या सेलेक्ट करने वाले, विच एवर इज लोअर, किसका, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, किसका लोअर सेलेक्ट करने वाले, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अरे बोलो रे किसका, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, लोअर है रे, ताकि अगर एनआरवी लोअर है तो मेरा लॉस बुक होगा, अगर कॉस्ट लोअर है तो प्रॉफिट बुक नहीं होगा, जो रियलिटी था उतने में प्रॉफिट रहेगा। बोलो बराबर है क्या, जमा पक्का, यस। लेकिन अब एक चीज बोलता, ध्यान दो, तुम रॉ मटेरियल के केस में एनआरवी निकाल सकते क्या, सबसे बड़ी डिफिकल्ट पॉइंट है। सबसे पहली चीज, बिजनेस में मैं रॉ मटेरियल लेके क्यों आता, क्योंकि मेरे को वो रॉ मटेरियल यूज करके फिनिश्ड गुड्स बनाना है। बोलो बराबर है, यस। मैं बिजनेस में कभी भी रॉ मटेरियल बेचने के लिए लाऊंगा क्या, नहीं। देखो मेरे पास फिनिश्ड गुड्स तो मैं बेचने के लिए लाऊंगा, तो मैं मार्केट में मेरे फिनिश्ड गुड्स कितने में बेच सकता ये मेरे को मालूम है, क्योंकि मैं प्रेजेंटली बेच रहा हूं। लेकिन मैं रॉ मटेरियल कभी बेचने के लिए लाया क्या, नहीं। तो उसकी एनआरवी निकालना मेरे लिए पॉसिबल या फिजिबल होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पॉसिबल या फिजिबल, क्योंकि वो मैं कभी बेचने के लिए लाया ही नहीं। और अगर बेचने के लिए नहीं लाया तो उसकी एनआरवी निकालना मेरे लिए फिजिबल नहीं है। अब ध्यान देना, गड़बड़ नहीं। मेरा क्या बोल रहा है, रॉ मटेरियल तुमने कौन से पर्पस के लिए लेके आए थे, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। बोलो बराबर है, यस। अब एक चीज बात बताओ, तुमने रॉ मटेरियल लेके आए, कितने पे भी लेके आए, लेकिन फिनिश्ड गुड्स में तुम प्रॉफिट कमा रहे हो। ध्यान देना क्या बोल रहा, तुम रॉ मटेरियल लेके आए, इवन इफ महंगे पे लेके आए, लेकिन तुम फिनिश्ड गुड्स में पैसे कमा रहे हो, तो कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं। कोई चीज 10 रुपए की चीज सपोज तुमने 12 में लेके आए, लेकिन यू आर एबल टू सेल इट एट 15, मतलब कहीं ना कहीं तुमने प्रॉफिट कमाया, यानी कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो वही स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट, अगर रॉ मटेरियल तुम लेके आए और फिनिश्ड गुड्स तुम्हारा एनआरवी इज हायर, मतलब कॉस्ट के ऊपर बेच सक रहे हो, तो फिनिश्ड गुड्स में कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो रॉ मटेरियल में दिमाग ही मत लगाओ, क्योंकि रॉ मटेरियल लाए किसके लिए थे, फिनिश्ड गुड्स के लिए। बोलो बराबर है क्या, यस। ध्यान से, गड़बड़ नहीं। एग्जाम्पल, सपोज तुम्हारे घर में कोई चीज आई पर्टिकुलर बड़े भाई के लिए, वो चीज तुम्हारे हिसाब से अच्छी नहीं है, लेकिन वो यूज किसको करनी है, बड़े भाई को, उसको अच्छी लग रही है, तो कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या, नहीं। वैसे ही रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल आया किस चीज के लिए था, फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स में अगर लॉस नहीं हो रहा, मतलब फिनिश्ड गुड्स की एनआरवी हायर है, तो रॉ मटेरियल कितने पे भी लाओ
कोई भी दिक्कत है क्या? नहीं है। यानी जब जब मेरे फिनिश गुड्स एट और अबाउ कॉस्ट सोल्ड होंगे, क्या बोल रहा, एट और अबाउ कॉस्ट सोल्ड होंगे, मतलब क्या है, फिनिश गुड्स में लॉस है क्या? नहीं है। तब तक रॉ मटेरियल हमेशा सिर्फ कॉस्ट पे ही वैल्यूएशन करना। किस पे वैल्यूएशन करना? कॉस्ट पे। गड़बड़ नहीं, देखो ध्यान दो क्या बता रहा हूं। जब तक मेरे फिनिश गुड्स एट और अबाउ कॉस्ट सोल्ड होंगे, यानी कि मेरे फिनिश गुड्स में लॉस है क्या? नहीं है, तो रॉ मटेरियल में दिमाग मत लगाओ। रॉ मटेरियल जितने पे खरीद के लेके आए उतने पे ही वैल्यू करो। मतलब किस पे वैल्यू करो? कॉस्ट पे। किस पे वैल्यू करो? कॉस्ट पे। जमा, ध्यान दो, गड़बड़ नहीं, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट, लेकिन अगर फिनिश गुड्स में लॉस हो रहा तो क्या? क्या बोल रहा? फिनिश गुड्स में लॉस हो रहा, फिर क्या करना है सर? फिनिश गुड्स में तो बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे। फिनिश गुड्स में लॉसेस हो रहे मतलब कुछ ना कुछ गलत है, लॉस बुक हो रहा। ये केस में अब रॉ मटेरियल की मैं एनआरवी तो निकाल नहीं सकता, तो ये केस में रोल प्ले में एक चीज आती है, वो है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। व्हाट डज मीन बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट? में जो रॉ मटेरियल खरीद के लेके आया मेरे पास पड़ा हुआ है, अब मेरे को वो पड़ा हुआ रॉ मटेरियल किसी और इन्वेंट्री से रिप्लेस करना है, मतलब न्यू खरीद के लेके आना है, तो मेरे को कितना खर्चा आएगा? अब एक चीज बात बताना, मेरे फिनिश गुड्स का कोई प्रोडक्ट प्राइसेस कम हो गए, तो क्या मेरे रॉ मटेरियल के भी प्रोडक्ट प्राइसेस कम होंगे क्या? यस, ऑब्वियसली फिनिश गुड्स के कम हो रहे, रॉ मटेरियल के प्राइसेस है, ऐसा तो कभी होगा नहीं। मेरे फिनिश गुड्स के प्रोडक्ट कम होंगे, प्रोडक्ट प्राइसेस कम होंगे ऑब्वियसली, यानी रॉ मटेरियल के भी प्रोडक्ट प्राइसेस कम हुए। ऐसे ही जनरली होता है क्या? मार्केट, इंडस्ट्री, ट्रेंड, कोई भी इंडस्ट्री में जाओ, ईच एंड एवरी इंडस्ट्री, तुम्हारे रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम हुए, फिनिश गुड्स के प्राइसेस भी कम होंगे। फ्लैट इंडस्ट्री में अगर तुमको कोई फ्लैट खरीदना है, जमीन के प्राइसेस कम है तो ऑटोमेटिक फ्लैट के प्राइसेस कम होंगे क्या? यस। प्लास्टिक या स्टील इंडस्ट्री में जाओ, कोई स्टील का आउटपुट या प्लास्टिक का आउटपुट, ऑब्वियसली अगर रॉ मटेरियल का प्राइस कम है तो फिनिश गुड्स भी कम पे बिकेगा। यानी मेरे फिनिश गुड्स का प्राइस किस पे डिपेंड कर रहा है? रॉ मटेरियल, करंट प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल अब तक मैं वैल्यूएशन कॉस्ट पे कर रहा था, लेकिन अगर फिनिश गुड्स में लॉस हो रहा तो रॉ मटेरियल किस पे वैल्यू कर देना? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट, अगर मैं अभी वही मटेरियल खरीद के लेके आऊं तो मेरे को कितने पैसे लगेंगे। अच्छा, क्या ये डेटा मेरे को अवेलेबल हो सकता है क्या? बोलो कहां से अवेलेबल होगा? बोलो। सप्लायर से, जो मेरे को सप्लाई कर रहा है मैं उसको ही कॉल करके पूछूंगा मेरे को अभी रॉ मटेरियल खरीदना है, बता दे कितना पैसे लगेंगे। यानी क्या रिप्लेसमेंट कॉस्ट वाला डेटा मेरे लिए आरटीजी अवेलेबल है क्या? यस। लेकिन रॉ मटेरियल की एनआरवी आरटीजी अवेलेबल थी क्या? नहीं। और एक चीज, एनआरवी में अगर मैं एनआरवी में वैल्यू करता तो भी गलत होता, क्योंकि एनआरवी इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट, और रॉ मटेरियल में मेरे को प्रॉफिट कमाने का मेरा एम ही नहीं है। इसलिए रॉ मटेरियल में क्या आ गया? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्या आया रॉ मटेरियल में? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब क्या? रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो मेरे को आज की डेट में अगर मैं रॉ मटेरियल खरीद के लेके आऊं तो कितने पैसे लगेंगे। बोलो बराबर है? यस। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब क्या? रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो मैं आज की डेट में खरीद के लेके आया तो कितने पैसे लगेंगे, वो मेरी क्या हो गई? रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गई। बोलो बराबर है क्या? यस। तो अब ध्यान देना, दो चीजें, अभी तक तो मैं फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ, डब्ल्यूआईपी पे अपन आए भी नहीं, ठीक है। दोनों की ही बातें करेंगे। क्या क्या है सबसे पहले? एक तो रॉ मटेरियल, दूसरा फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का सिंपल है, फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन कैसे करते? बोलो, फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन कैसे करते? फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन करेंगे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। बोलो बराबर है? फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन करेंगे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, लेकिन रॉ मटेरियल मैं हमेशा किस पे वैल्यू करूंगा? कॉस्ट पे। किस पे वैल्यूएशन करूंगा? कॉस्ट। कब तक? अंटिल फिनिश गुड्स आर सोल्ड एट और अबव कॉस्ट। कब तक? जब तक अंटिल, मेरे साथ बोलो, फिनिश, मेरे साथ वर्ड्स बोलो, फिनिश गुड्स आर सोल्ड एट और अबव कॉस्ट। बोलो बराबर क्या है? फिनिश गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट और अबव कॉस्ट। तब तक मैं रॉ मटेरियल किस पे वैल्यू करूंगा? कॉस्ट पे। बट इफ फिनिश गुड्स आर सोल्ड बिलो कॉस्ट,
देन मैं रॉ मटेरियल को किस पे वैल्यू करूंगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट अगर मैं आज ये इन्वेंट्री खरीद के लेके आया तो कितने पे लेके आऊंगा, वो मेरे लिए क्या हो गया, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। बोलो बराबर है क्या, पक्का, कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है, ध्यान देना। वही चीज क्या क्या था, बेसिक जनरल इन्वेंटरी वैल्यूएशन किस पे करेंगे, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, बराबर है, यस। लेकिन रॉ मटेरियल में जनरली हमेशा किस पे वैल्यू करूंगा, कॉस्ट। कब तक, जब तक फिनिश्ड गुड्स आर सोल्ड at or above cost. But if finished goods are sold below cost, then raw material will be valued at replacement cost. Replacement cost मतलब क्या, आज के डेट में अगर मैं वही इन्वेंट्री खरीद के लेके आऊं तो कितना खर्चा आएगा, वो मेरे लिए क्या हो गया, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। बोलो बराबर है क्या, यस, जमा, पक्का, ठीक है। टाइम भी होगा इसमें, 2 मिनट में लेक्चर समरी दे देता, ठीक है। हर बार जाते जाते मेरे को 2 मिनट का टाइम देना, मैं फटाफट क्विकली लेक्चर समरी दे दूंगा। आज क्या क्या पढ़े, स्टार्ट करें अपन ने इन्वेंट्री वैल्यूएशन के। इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्यों जरूरी है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन जरूरी में सबसे पहले पढ़े क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा, क्लोजिंग स्टॉक कम तो प्रॉफिट कम, ज्यादा को ओवरस्टेट बोलते हैं और कम को अंडरस्टेट। बोलो बराबर है। ओपनिंग स्टॉक के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन मतलब क्या, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट कम, ओपनिंग स्टॉक कम तो प्रॉफिट ज्यादा, ज्यादा को अपन क्या बोलते हैं, ओवरस्टेट, और कम को क्या बोलते हैं, अंडरस्टेट। उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्यों करना है, क्योंकि कंपनी जाके पार्ट 1 के शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक की मेथड डिस्क्लोज करो। बोलो बराबर है क्या, यस। उसके बाद अपन डायरेक्टली आगे वैल्यूएशन कैसे करना है, वैल्यूएशन कैसे करना है उसमें अपन ने पढ़े। सबसे पहले फिनिश गुड, फिनिश गुड्स को कैसे करता, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। बोलो बराबर है क्या, यस। अच्छा, मैं अपने रॉ मटेरियल को किस पे वैल्यू करता, कॉस्ट पे। कब तक, जब तक अंटिल फिनिश गुड्स आर सोल्ड एट और अबव cost, but if finished goods are sold below cost, then raw material will be valued at replacement cost। मतलब बराबर है क्या, 1 मिनट में समराइज हो गया, यस, पूरा लेक्चर जमा, कोई दिक्कत, 100% नहीं। देखो एक चीज बोलता, इंटरमीडिएट की जर्नी में अगर तुमको कहीं पे भी बिंदास, तुम मेरे को कोई भी डाउट पूछ सकते, मैं बोलता लिटरली, तुम चाहो तो टेस्ट करो, कोई कॉन्सेप्ट पे खींचो, आई विल बी एग्रीड, लेकिन डाउट्स पूछना चाहिए, ठीक है। डाउट्स पूछने से कभी भी डरना नहीं, और कोई भी टेंशन मत लो। एक चीज मैं बोलता, 100%, जब तक मैं बोलता एएस का तो टेंशन ही लो मत, लाइन बाय लाइन AS2 से लेके AS29 तक पूरे एएस तुम्हारे मुंह जबानी याद रहने चाहिए, इसकी गारंटी मेरी। खाली तुमको मेरे साथ एक ही चीज करना है, घर जाके 5 मिनट देना और क्लास में 100% अटेंटिव रहना बोलने में, क्योंकि तुम जितनी बार बोलोगे उतनी बार चीजें रिकॉल होगी, ठीक है। तो घर जाके खाली 5-10 मिनट भी एएस को दिए तो मोर देन सफिशिएंट है, 10 मिनट के ऊपर एएस रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि क्लास में ही मैं 3-2 बार रिवाइज करा था, एक बार क्लास स्टार्ट होने के पहले और क्लास एंड होने के टाइम पे, ठीक है। तो एएस पूरे लाइन बाय लाइन तुम्हारे को याद रह जाना, इसकी गारंटी मेरी, ये चीज एकदम टेंशन लो ही मत, ठीक है। चलो लेट्स एंड फॉर द डे।